जब पाकिस्तान का ख्वाब देखा गया था तो सोच थी कि हर फर्द और इलाके को तरक्की का बराबर मौका मिलेगा। लेकिन आज जब हम हकीकत की जानिब देखते हैं तो सिर्फ हमें अफसोस होता है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसकी आबादी 25 करोड़ के करीब है, दुनिया की 5वीं बड़ी आबादी है, हर 30 में से एक इंसान पाकिस्तानी है। लेकिन दुनिया का वाहिद मुल्क है जो कि इंतजामी तौर पर सिर्फ 4 बड़े सूबों में तकसीम है। जी हाँ जनाब, सिर्फ 4 सूबे: पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान। अब जरा एक लम्हे के लिए रुकिए और सोचिए कि क्या ये 4 सूबे वाकई इस भारी बरकम आबादी को संभाल सकते हैं? क्या ये तकसीम हर इलाके की महरूमी ख़त्म कर पाई है या फिर महरूमी मज़ीद बढ़ गई है? चलिए सबसे पहले पंजाब की बात कर लेते हैं। पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। आबादी के लिहाज से 12 करोड़ से ज़ायद लोग सिर्फ इसी एक सूबे में बसते हैं। ये तादाद पूरी जर्मनी या जापान की आबादी के करीब है। यहाँ पर अब सवाल ये है कि क्या लाहौर या चंद बड़े शहरों की तरक्की पूरे पंजाब की नुमाइंदगी करती है? तो इस सवाल का जवाब हमें ये मिलता है कि बिल्कुल नहीं। जनूबी पंजाब, सराइकी बेल्ट, डीजी खान, मुल्तान, बहावलपुर आज भी इंफ्रास्ट्रक्चर, तालीम और सेहत के लिहाज से पीछे हैं। क्यों? क्योंकि जब आबादी इतनी बड़ी होगी और इंतज़ाम सिर्फ एक सूबाई दारुल हुकूमत से चल रहा होगा तो इनएफिशिएंसीज इनएविटेबल। अब सिंध की जानिब चलते हैं। सिंध की आबादी तकरीबन 50 मिलियन के करीब है, लेकिन यहाँ भी कहानी वही है। कराची एक मेगा सिटी है जो पाकिस्तान की इकोनॉमी को चला रहा है, लेकिन अंदरूने सिंध, थरपारकर, दादू, सांगड़, वहाँ आज भी लोग पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। ये सिर्फ एक मिसाल नहीं है, बल्कि ये कॉन्ट्रास्ट एक सिस्टमैटिक फेलियर है। खैबर पख्तूनख्वा में आज भी चित्राल, कोहिस्तान, बुनेर जैसे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर बुनियादी सहूलियात तक नहीं है। क्या हम इसे एक बैलेंस्ड ग्रोथ कह सकते हैं? तो इसका जवाब हमें मिलता है कि एब्सोल्यूटली नॉट। अब अगर हम सबसे बड़े सूबे की बात करें जिसका रकबा सबसे ज़्यादा है, बलोचिस्तान की, तो बलोचिस्तान का रकबा पाकिस्तान का तकरीबन 44% बनता है। दुनिया के 172 मुल्कों से भी बड़ा है। लेकिन आबादी की अगर बात करें तो आबादी सिर्फ 1.5 करोड़ के करीब है और ज़मीनी रकबा बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत कम हैं। और वसाइल की अगर बात करें तो वसाइल तो बेशुमार मौजूद हैं यहाँ पर। लेकिन बलोचिस्तान के अक्सर इलाके जैसे कि गवादर, खारान, तुर्बत आज भी बिजली, पानी, तालीम और सेहत जैसी बुनियादी और छोटी छोटी सहूलियात से महरूम है। ये सब कुछ देखकर एक ही सवाल है जो कि बार बार जहन में आता है, और वो ये है कि क्या 4 सूबों का ये सिस्टम पाकिस्तान के 24 करोड़ से ज़ायद आवाम की ज़िंदगियों में बेहतरी ला रहा है या नहीं ला रहा? तो बात बिल्कुल वाज़ेह है कि ये सिस्टम कोलैप्स कर रहा है। दुनिया के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में पाकिस्तान का नंबर 191 में से 164 है। करप्शन की बात करें तो करप्शन के हवाले से 180 ममालिक में से पाकिस्तान 135वें नंबर पर खड़ा है। भूख और ग़िज़ाई कमी के लिहाज से 127 ममालिक में से 109वें नंबर पर खड़ा है। कानून के नफाज की बात करें तो कानून के नफाज के इंडेक्स में 142 में से 129वां नंबर है। ये रैंकिंग सिर्फ नंबर नहीं है, बल्कि एक कड़वा सच है कि पाकिस्तान का गवर्नेंस क्राइसिस हर शोबे को अपनी लपेट में लिए हुए है। अब अगर हम समाजी और मुआशी हकीकत पर नज़र डालते हैं तो हमें ये बात पता चलती है कि इस वक्त पाकिस्तान में 26 मिलियन बच्चे ऐसे हैं, यानी कि 2 करोड़ 60 लाख बच्चे ऐसे हैं जो कि स्कूल से बाहर हैं। दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा नंबर है ये। बच्चों में ग़िज़ाई किल्लत और स्टंटिंग की शरह 44% है, और ये रेशो पाकिस्तान को दुनिया के बदतरीन ममालिक में शामिल करती है। महफूज पीने के पानी तक रसाई सिर्फ 38% आबादी को हासिल है, जो कि जनूबी एशिया में सबसे कम तरीन है। और कौमी कर्जा 60 खरब रुपए से तजावुज़ कर चुका है, जो मुल्क की GDP का 60% से ज़्यादा बनता है। अब ये तमाम आदाद शुमार ऐसे हैं जो एक ही बात की निशानदही करते हैं, और वो ये है कि पाकिस्तान के गवर्नेंस सिस्टम में बुनियादी खराबियाँ मौजूद हैं जो कि सेहत, तालीम और मईशत हर शोबे को तबाह कर रही हैं। अब ज़रा अगर हम पाकिस्तान का मुवाजना दुनिया से करते हैं, ख़ास तौर पर सबसे पहले अगर भारत की बात करें जो कि हमसाया मुल्क है, तो भारत की आबादी 1 अरब 44 करोड़ है, मगर वहाँ पर इंतज़ामी इकाइयाँ हैं 28 रियासतें और 9 यूनियन टेरिटरीज। चीन की आबादी 1 अरब 42 करोड़ है, मगर चीन के 31 सूबे हैं। अमेरिका की 33 करोड़ आबादी तकसीम है 50 रियासतों में और एक फेडरल डिस्ट्रिक्ट में। इंडोनेशिया के 27 करोड़ 80 लाख अफराद 34 सूबों में रहते हैं, और पाकिस्तान 25 करोड़ अफराद पर मुश्तमिल है, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान के 4 सूबे हैं। तो ये वो सबसे बड़ा तज़ाद है जो सियासी अदम तवाज़ुन को जन्म देता है। पंजाब की आबादी पाकिस्तान की कुल आबादी का 53% है, और यही वजह है कि कौमी असम्बली में पंजाब के जो अरकान हैं वो हमेशा मुश्किल अक्सरियत रखते हैं, जबकि दुनिया के दीगर बड़े ममालिक में ऐसा बिल्कुल नहीं है।
امریکہ کی سب سے بڑی ریاست کیلیفورنیا کی کل آبادی میں صرف 12% کی شراکت دار ہے۔ بھارت کی سب سے بڑی ریاست اتر پردیش ہے، مگر وہ بھی مجموعی قومی آبادی کا صرف 16% ہے۔ پاکستان کے لیے سوال یہ نہیں ہے کہ مسائل کہاں پر ہیں، بلکہ سوال یہ ہے کہ کیا ہم اپنی انتظامی اکائیوں کو بڑھا کر اپنے گورننس سسٹم کو بہتر بنا سکتے ہیں یا پھر ایسا نہیں کر سکتے۔ یہ وہ تلخ حقیقت ہے جسے نظر انداز اب نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ کہانی صرف اعداد و شمار کی نہیں ہے، بلکہ یہ کہانی محرومی کی ہے، یہ کہانی عدم توازن کی ہے۔ قائد اعظم نے خواب دیکھا تھا ایک فلاحی ریاست کا، مگر پاکستان آج ان ایون ڈیولپمنٹ، بیڈ گورننس اور پروونشل امبیلنس کی تصویر بن چکا ہے۔ پاکستان میں آج بھی کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو کہ غربت کی لکیر سے بھی نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ ایک ملک جس کے پاس سرخیز زمین موجود ہے، وسیع معدنی وسائل بھی موجود ہیں اور دنیا کے بہترین نوجوان ہیں، لیکن وہاں کے لوگ اپنے بچوں کو 2 وقت کی روٹی بھی نہیں کھلا سکتے۔ امیجن اے چائلڈ ان تھر جو دن میں صرف 1 وقت کھانا کھا پاتا ہے۔ امیجن اے فیملی ان ساؤتھ پنجاب جنہیں اپنے علاج کے لیے سینکڑوں کلومیٹر کا سفر کرنا پڑتا ہے کسی ہاسپٹل کو ڈھونڈنے کے لیے۔ یہ سب کچھ کیوں ہے؟ کیونکہ وسائل سینٹرلائزڈ نہیں ہیں۔ فیصلہ سازی چند بڑے شہروں میں ہوتی ہے، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پیریفیریل ایریاز کو ہمیشہ سے محروم رکھا جاتا ہے۔ پاکستان کی نوجوان آبادی دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے، لیکن یہی طاقت آج بدقسمتی سے فرسٹریشن میں بدل رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ روزگار کے مواقع نہیں ہیں۔ دنیا میں اپنا ملک چھوڑنے والوں میں سب سے زیادہ تعداد اس وقت پاکستانیوں کی ہو چکی ہے۔ نوجوان یا تو ہجرت کر رہے ہیں یا پھر اس سسٹم سے مایوس ہو چکے ہیں، اور یہی محرومی اکثر انتہا پسندی کو بھی جنم دیتی ہے۔ ایک اور بڑا مسئلہ ہے ریپڈ اربنائزیشن، یعنی کہ دیہی علاقے سہولیات سے محروم ہیں اور لوگ پھر شہروں کا رخ کرتے ہیں۔ نتیجہ نکلتا ہے اوور کراؤڈڈ کراچی، لاہور، پشاور۔ جہاں انفراسٹرکچر پہلے ہی کمزور ہے، وہاں پر لاکھوں کی آبادی روزانہ کا دباؤ ڈالتی ہے۔ سلمز بڑھ رہی ہیں اور بیسک یوٹیلیٹیز کم ہو رہی ہیں، اور زندگی مشکل سے مشکل تر ہوتی جا رہی ہے۔ یہ سب اس لیے ہے کہ ڈیولپمنٹ ایونلی ڈسٹریبیوٹڈ نہیں ہے۔ اب اگر ہم معیشت کی بات کریں تو پاکستان پر بیرونی قرضہ تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ ہم IMF، ورلڈ بینک اور دوسرے اداروں کے محتاج بنتے جا رہے ہیں۔ Why is this? Because resources are not managed efficiently۔ جب صوبے اتنے بڑے ہوں، آبادی کروڑوں میں ہو، تو گورننس پریکٹیکلی امپاسبل ہو جاتی ہے۔ رزلٹ یہ آتا ہے کہ ایک طاقتور ایلیٹ کلاس ابھرتی ہے جو کہ تمام وسائل پر قبضہ کر لیتی ہے۔ عام آدمی تو محروم رہتا ہے، اور سب سے خطرناک مسئلہ احساس محرومی ہے۔ جب ایک شہری یہ محسوس کرے کہ ریاست اس کی نہیں ہے بلکہ صرف چند بڑے شہروں کی ہے، تو اس کے دل میں ایلینیشن جنم لیتی ہے، اور یہی ایلینیشن کبھی کبھی صوبائی تعصب میں بدلتی ہے، کبھی لسانی تقسیم میں اور کبھی علیحدگی کے مطالبے میں۔ بلوچستان میں آوازیں کیوں اٹھتی ہیں؟ سندھ کے اندر کیوں لاڑکانہ اور تھر محروم رہتے ہیں؟ جنوبی پنجاب، ہزارہ کے لوگ الگ الگ صوبے کا مطالبہ کیوں کرتے ہیں؟ بیکاز دے فیل ایکسکلوڈڈ، اور ایکسکلوژن ہمیشہ خطرناک ہوتی ہے۔ اگر ہم پورا منظرنامہ دیکھیں تو 4 بڑے مسائل سامنے آتے ہیں: اکنامک امبیلنس، سوشل انجسٹس، پولیٹیکل ایکسکلوژن اینڈ گورننس فیلئر۔ یہ سب جڑ کر ایک ہی سوال پیدا کرتے ہیں: کیا پاکستان کو نئے صوبوں کی ضرورت ہے؟ کیا زیادہ صوبے بنانا واقعی کوئی حل ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تقسیم ملک کو کمزور کرے گی، لیکن کیا تاریخ اس بات کی تائید کرتی ہے؟ آئیے ذرا دنیا کے چند ممالک کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ یونائٹڈ اسٹیٹس دنیا کی سپر پاور ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ امریکہ کے آغاز میں صرف 13 ریاستیں تھیں؟ یس، جسٹ 13 اسٹیٹس۔ آج امریکہ میں 50 ریاستیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ فاؤنڈنگ فادرز نے یہ سمجھ لیا تھا کہ ایک بڑے ملک کو ایفیکٹولی گورن کرنے کے لیے ڈی سینٹرلائزیشن ضروری ہے۔ ہر ریاست کے اپنے قوانین ہیں اور اپنی اسمبلی ہے، اپنی پولیس ہے، ایون اپنا ٹیکسیشن سسٹم ہے، اور یہ سب مل کر یونائٹڈ اسٹیٹس بنتے ہیں۔ اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی معیشت ہے یونائٹڈ اسٹیٹس، دنیا کی سب سے طاقتور فوج ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کے پاس، اور دنیا کی سب سے زیادہ انوویشن۔ یہ سب کچھ پاسبل ہوا بیکاز دے ڈیوائیڈڈ پاور وائزلی۔ اب بھارت کی اگر مثال ہم دیکھتے ہیں تو 1947 میں جب بھارت آزاد ہوتا ہے تو اس میں صرف 14 ریاستیں تھیں، لیکن آج بھارت میں 28 ریاستیں اور 9 یونین ٹیریٹریز ہیں، کیونکہ بھارت نے ہر علاقے کی زبان، ثقافت اور ضروریات کو ریکگنائز کیا۔ 1966 میں پنجاب کو تقسیم کر کے ہریانہ کو بنایا گیا، 2000 میں بہار کو تقسیم کر کے جھارکھنڈ بنایا گیا، 2014 میں آندھرا پردیش کو تقسیم کیا گیا اور آندھرا پردیش سے تلنگانہ بنایا گیا۔
हर नई रियासत के बाद वहाँ पर तरक्की के नए दरवाजे खुले। तेलंगाना जो कभी सबसे पसमानदा इलाका था, आज तेज तरीन तरक्की करने वाली रियासतों में शामिल होता है। सो इंडिया लर्न मोर स्टेट्स मोर एफिशिएंसी। जापान एक छोटा सा मुल्क है, लेकिन उसने अपने इंतजामी यूनिट्स को छोटे और मैनेजेबल बनाया। जापान में 47 प्रीफेक्चर्स हैं। इमेजिन करें कि पाकिस्तान का रकबा जापान से कई गुना ज़्यादा है, लेकिन सूबे सिर्फ 4 हैं। जबकि जापान ने 47 यूनिट्स बनाकर ट्रांसपोर्ट, हेल्थ, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, इन सब को डिसेंट्रलाइज किया। और इसका नतीजा क्या निकला? दुनिया की सबसे एफिशिएंट सोसाइटीज़ में से एक। स्विट्ज़रलैंड एक छोटा सा मुल्क है, लेकिन वहाँ 26 कैंटोन्स हैं। हर कैंटन अपने फैसलों में खुद मुख्तार है। जर्मनी एक इंडस्ट्रियल पावर है और वहाँ पर 16 स्टेट्स हैं। हर स्टेट के अपने टैक्स कवानीन हैं, अपना प्लानिंग सिस्टम है, और इसका रिजल्ट निकलता है कि ये ममालिक यूरोप के हाईली डेवलप्ड हैं, क्योंकि यहाँ पर पावर कॉन्सेंट्रेशन नहीं बल्कि डिस्ट्रीब्यूशन है। नाइजीरिया को अफ्रीका का पाकिस्तान क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ पर भी एथनिकली डाइवर्स पॉपुलेशन है, नेचुरल रिसोर्सेज और चैलेंजेस हैं, और यही मसाइल पाकिस्तान के। शुरू में नाइजीरिया के सिर्फ 3 सूबे थे, लेकिन फिर मुसलसल तकसीम के बाद आज वहाँ पर 36 स्टेट्स हैं। यस, 36 स्टेट्स, और हर रियासत अपनी तरक्की के लिए खुद जिम्मेदार है। इसलिए नाइजीरिया आज अफ्रीका की सबसे बड़ी इकॉनमी बन चुका है। इन सब मिसालों से हमें सीखने को क्या मिलता है? हमें सीखने को ये मिलता है कि अवाम जितने ज़्यादा बाइख्तियार होंगे, मुल्क उतने ज़्यादा ताकतवर होंगे। और पाकिस्तान ने अभी तक ये स्टेप लिया ही नहीं। सोचें, अगर भारत 14 से 28 रियासतों तक जा सकता है, अगर अमेरिका 13 से 50 तक जा सकता है, अगर नाइजीरिया 3 से 36 तक जा सकता है, तो पाकिस्तान क्यों सिर्फ आज भी 4 सूबों पर इसरार कर रहा है? Why can't Pakistan move forward? Why can't we break these chains of centralization? शायद वक्त आ गया है कि हम दुनिया से सीखें और अपने मुल्क को नए सूबे देकर नई जिंदगी दें। क्या 4 सूबे इतने बड़े जोग्राफिए, इतनी बड़ी डाइवर्सिटी को मैनेज कर सकते हैं? तो इसका जवाब मिलता है कि नहीं। पंजाब ही इतना बड़ा है कि इसका एक कोना रहीम यार खान लाहौर से 800 किलोमीटर दूर है। एक गरीब किसान जो कि बहावलपुर से लाहौर अपने केस के लिए आता है, उस पर कितना बोझ पड़ता है। सिंध कराची जैसे मेगा सिटी को चलाने में नाकाम है। कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हाल है, हर तरफ कचरा है, पीने के लिए पानी नायाब हो चुका है, और बारिशों से कराची का जो हाल हुआ है वो तो हम सब ने देख लिया है। तो क्या एक ही सूबाई हुकूमत इस शहर को प्रॉपरली गवर्न कर सकती है? तो इसका जवाब है नहीं। बलोचिस्तान रकबे में सबसे बड़ा है, आबादी स्कैटर्ड है, और वहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज़, एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, सब में क्राइसिस है। पाकिस्तान इज़ द 5th मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। 24 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं, हर साल 40 लाख मजीद बच्चे। क्या आप सोच सकते हैं कि सिर्फ 4 सूबे इस बढ़ती हुई आबादी को मैनेज कर सकते हैं? इम्पॉसिबल। दुनिया की बड़ी बड़ी मईशतों ने अपनी आबादी को मैनेज करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाए। हम आज भी 1947 के नक्शे को पकड़े हुए बैठे। सबसे बड़ा मसला है वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम। बलोचिस्तान चीख रहा है कि हमारी गैस कहाँ जा रही है, हमें क्यों नहीं मिलती। सिंध चीख रहा है कि कराची से पूरे मुल्क को कमाया जा रहा है, लेकिन कराची खुद तो अंधेरों में डूबा हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा ये पूछता है कि हमने दहशतगर्दी की जंग लड़ी है, अपने लोग कुर्बान किए हैं, बदले में हमें क्या मिला है। और पंजाब पर तो ये इल्ज़ाम लगता है कि वो बाकी सब का हक खा रहा है। ये झगड़े हैं क्यों? क्योंकि सूबे बड़े हैं, वसाइल की तकसीम सेंट्रलाइज्ड है, और अवाम का एतमाद टूट रहा है। अब ज़रा सा सोचिए कि अगर नए सूबे बनते हैं और मुल्क में इस वक्त 33 डिवीजन्स हैं, अगर हर डिवीजन को सूबे का दर्जा दिया जाए तो अवाम के मसाइल उनकी दहलीज पर हल हो सकते हैं। अगर तमाम 33 डिवीजन्स को सूबों का दर्जा दिया जाता है तो पाकिस्तान 4 की बजाय 33 से ज़ायद सूबों वाला मुल्क बन जाएगा। डिवीजन्स को सूबों का दर्जा देने का सबसे बड़ा फ़ायदा मकामी सतह पर होगा, यानी कि बेहतर हुक्मरानी हो सकती है। मौजूदा सूबे बहुत बड़े हैं, ख़ासतौर पर पंजाब और बलोचिस्तान, जो आबादी और रकबे के एतबार से इंतज़ामी मसाइल पैदा करते हैं। नए सूबों की तश्कील से हर सूबा अपने वसाइल और मसाइल पर तवज्जो देगा। मिसाल के तौर पर जनूबी पंजाब के डिवीजन जैसे मुल्तान और बहावलपुर को अलग सूबा बनाने से वहाँ की ज़राई और सनती तरक्की को फ़रोग़ मिल सकता है, जो कि मौजूदा पंजाब हुकूमत की तवज्जो से महरूम रहते हैं। इसी तरह बलोचिस्तान के दूर दराज डिवीजन मादनी वसाइल की बुनियाद पर खुद मुख्तार तरक्की कर सकते हैं। पाकिस्तान में कई इलाके नस्ली बुनियादों पर नए सूबों की मांग कर रहे हैं, जैसे सराइकी इलाके, हज़ारा डिवीजन और पोठोहार। एक स्टडी के मुताबिक ज़्यादा सूबे मुल्क में इस्तेहकाम ला सकते हैं, क्योंकि मकामी लोगों को अपने मसाइल हल करने का इख्तियार होगा। छोटे सूबे वसाइल की बेहतर तकसीम कर सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के हज़ारा डिवीजन को अलग सूबा बनाने से सयाहत और हाइड्रो पावर पर फोकस किया जा सकता है।
ये पाकिस्तान की मजमूई जीडीपी में इजाफा कर सकता है, जैसा कि भारत में नई रियासतों की तश्कील से हुआ। पंजाब की आबादी की वजह से विफाक पर इसका गलबा है। 33 सूबों से ये तवाज़ुन बेहतर हो सकता है और सेनेट में ज़्यादा नुमाइंदगी से छोटे इलाकों की आवाज़ भी मजबूत होगी। नए सूबों का क़याम तमाम सियासी जमातों के मंशूर का हिस्सा तो है, मगर सबसे बड़ा मसला ये है कि आइन में नए सूबों की तश्कील का जो तरीक़ाकार है वो मुश्किल नहीं बल्कि बहुत मुश्किल है। आर्टिकल 239 के मुताबिक पहले मुतल्लिका सूबे की तजवीज़ को 2/3 अक्सरियत से मंजूर करना होगा, फिर पार्लियामेंट में भी 2/3 अक्सरियत होनी लाजमी है। मगर एक और सादा सा हल भी है, आइन के आर्टिकल 48 की रूह से रेफरेंडम करवाया जाए और अवाम से नए सूबों के मामले में राय ली जाए। नए सूबे ना तो लिसानी, ना ही नस्ली और ना ही सियासी बुनियादों पर बनने चाहिए। नए सूबों की बुनियाद और मकसद सिर्फ एक ही होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक, और वो ये कि गुड गवर्नेंस हो। चारों सूबों के मौजूदा बजट नए सूबों में तकसीम हो सकते हैं, आधी आबादी की बुनियाद पर और बकिया निस्फ रकबे की बुनियाद पर। ये सिर्फ पॉलिटिक्स का नहीं बल्कि इकोनॉमिक सर्वाइवल का भी मसला है, क्योंकि जब नए सूबे बनेंगे तो नई जॉब्स क्रिएट होंगी, ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ होंगी, ज़्यादा हॉस्पिटल्स होंगे, ज़्यादा कोर्ट्स होंगी, मकामी सतह पर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी और सबसे बढ़कर लोग खुद को एम्पावर्ड महसूस करेंगे। रिमेंबर, इकोनॉमिक ग्रोथ तभी पॉसिबल है जब पावर नीचे जाएगी, लोकल गवर्नमेंट मजबूत होगी। आज एक आदमी को इंसाफ के लिए 1000 किलोमीटर तक दूर जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि सब कुछ सेंट्रलाइज्ड है। तालीम पर नज़र डालते हैं तो पूरे मुल्क में सिर्फ हर 1662 अफराद के लिए सिर्फ एक स्कूल मौजूद है, जबकि कॉलेजेस की सूरत हाल तो इससे भी ज़्यादा संगीन है। पाकिस्तान में सरकारी कॉलेजेस की तादाद सिर्फ 1604 है। इसका मतलब ये हुआ कि हर 1,49,000 अफराद के लिए सिर्फ एक कॉलेज दस्तयाब है। अब अगर हम सूबाई तकसीम देखते हैं तो पंजाब, जहाँ पर 12 करोड़ 70 लाख बसते हैं, वहाँ पर 48,504 स्कूल हैं और सिर्फ 825 कॉलेजेस हैं। सिंध की 5 करोड़ आबादी के स्कूल तो 49,446 हैं, मगर कॉलेज सिर्फ 317। खैबर पख्तूनख्वा की 4 करोड़ 50 लाख आबादी के लिए 32,666 स्कूल्स हैं और सिर्फ 365 कॉलेजेस मौजूद हैं। और बलोचिस्तान 15 लाख की नहीं बल्कि 1 करोड़ 50 लाख की आबादी के लिए सिर्फ 13,279 स्कूल और 97 कॉलेज हैं। ये है वो तालीमी बहरान जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल को दिन ब दिन कमज़ोर करता जा रहा है। अब ज़रा अगर हम सेहत के शोबे की जानिब रुख मोड़ें तो हमें यह नज़र आता है कि पाकिस्तान, जो कि 25 करोड़ से ज़्यादा अफराद का मुल्क है, सरकारी हॉस्पिटल्स की तादाद सिर्फ 456 हैं पाकिस्तान, यानी कि औसतन हर 5,24,420 अफराद के लिए सिर्फ एक हॉस्पिटल है। पंजाब में एक हॉस्पिटल 6,58,000 लोगों को सहूलत देता है। सिंध में एक हॉस्पिटल 5,62,000 लोगों के लिए है। खैबर पख्तूनख्वा में एक हॉस्पिटल 3,52,000 अफराद को सहूलत फराहम करता है। और बलोचिस्तान, जहाँ पर एक हॉस्पिटल 3,16,000 अफराद के लिए है। सवाल ये नहीं है कि मसले कहाँ पर हैं, बल्कि सवाल ये है कि क्या हम इन मसाइल का हल ढूंढने के लिए तैयार हैं, या फिर आने वाली नस्लें भी इन्हीं कमज़ोरियों के बोझ तले दबी रहेंगी। अगर हर इलाके का अपना सूबा होगा तो आवाम को अदालतें, थाने, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी सब कुछ अपने दरवाजे पर मिलेंगे। सोशल जस्टिस यही है, मोर प्रोविंसेस, मोर जस्टिस, मोर एफिशिएंसी, मोर ग्रोथ। पाकिस्तान के क़याम को 77 साल हो चुके हैं, लेकिन हम अब तक एक ही फैसले पर रुके हुए हैं। अब वक्त आ चुका है कि हम आगे बढ़ें। वक्त आ चुका है कि हम अपनी ज़मीन को छोटे हिस्सों में बांट कर बड़ा करें, और वक्त आ चुका है कि पाकिस्तान को अवाम का पाकिस्तान बनाएं, क्योंकि ये सिर्फ सियासत नहीं है बल्कि ये सर्वाइवल है। ये सिर्फ डिमांड नहीं है, ये फ्यूचर है। और याद रखिए, अगर आज हमने ये कदम ना उठाया तो कल शायद बहुत देर हो जाएगी। ज़रा तसव्वुर कीजिए एक ऐसा पाकिस्तान जहां हर सूबा छोटा मगर मजबूत है, जहां हर शहरी की आवाज़ सुनी जाती है, जहां फैसले इस्लामाबाद या लाहौर में नहीं बल्कि आपके अपने शहर में हो रहे हैं, जहां ताकत सिर्फ एलीट के पास नहीं है बल्कि आम आदमी के पास है। यस, ये है वो पाकिस्तान जो नए सूबों के बगैर मुमकिन ही नहीं है। जब एक आम शहरी को अपने ही सूबे की असम्बली में नुमाइंदगी मिलेगी तो वो एम्पावर्ड महसूस करेगा खुद को, नई लीडरशिप उभरेगी। एक किसान मुल्तान में अपनी हुकूमत के दरवाजे पर खड़ा होगा और उसे लाहौर नहीं जाना पड़ेगा। एक माहीगीर गवादर में अपने नुमाइंदे के सामने बैठा होगा और उसे कोयटा या इस्लामाबाद नहीं भागना पड़ेगा। ये डिसेंट्रलाइजेशन है, यानी कि ताकत नीचे आवाम तक। इमेजिन कीजिए कि नया सूबा हज़ारा, एबटाबाद, मानसहरा, हरीपुर, सयाहत के नए दरवाजे।
होटल्स, यूनिवर्सिटीज़, मेडिकल सेंटर्स, जॉब क्रिएशंस मैसिव स्केल पर। जनूबी पंजाब कॉटन, वीट, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज ग्रो करेंगी, एक्सपोर्ट्स बढ़ेगी, लोकल फार्मर्स को उनका हक मिलेगा। कराची सूबा अगर बने तो कराची ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि साउथ एशिया का फाइनेंशियल हब बन सकता है। बलोचिस्तान के मज़ीद सूबे मकरान, कल्लात, योब सब के अपने बजट्स हैं। लोकल पीपल, लोकल रिसोर्सेज वहाँ के अपने लोगों के हाथों में। सी पोर्ट्स, मिनरल्स, एनर्जी प्रोजेक्ट फ्लोरिश करेंगे। पाकिस्तान की 64% पॉपुलेशन नौजवानों पर मुश्तमिल है, लेकिन इन नौजवानों को मौके नहीं मिल रहे। इमेजिन करें एक नौजवान डेरा गाजी खान में बैठकर आईटी एक्सपोर्ट करे, या फिर एक लड़की थरपारकर में अपना स्टार्टअप लॉन्च करे। दिस इज़ अ पाकिस्तान ऑफ टुमारो। आज हमारी पॉलिटिक्स स्टक है, पावर स्ट्रगल बिटवीन इस्लामाबाद, लाहौर, कराची एंड कोयटा। लेकिन नए सूबे बनने के बाद ज़्यादा सूबाई असम्बलीज, पॉलिटिकल कंपटीशन ज़्यादा होगा, लोकल अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा होगी, और ये सिस्टम करप्शन को भी कम करेगा, क्योंकि अवाम के पास अपने नुमाइंदों तक बराह रास्त रसाई होगी। ये एक मजबूत डिसेंट्रलाइज्ड पाकिस्तान है जो कि दुनिया के लिए ज़्यादा काबिल एतमाद होगा। फॉरेन इन्वेस्टर्स खुश होंगे, गवर्नेंस बेहतर होगी, क्योंकि ट्रेड रूट्स एफिशिएंट हो चुके होंगे, क्योंकि हर रीजन अपनी पोटेंशियल को यूटिलाइज करेगा। अब पाकिस्तान एक डिवाइडेड नेशन नहीं बल्कि यूनाइटेड फेडरेशन बन चुका है। ये सब कुछ मुमकिन है अगर हम सूबों को छोटा करें, अवाम को ताकत दें और इंसाफ सब तक पहुँचाएँ। यही है पाकिस्तान का असल चेहरा। पाकिस्तान को बचाने के लिए बड़े नारे नहीं बल्कि बड़े फैसले करना होंगे। नए सूबे सिर्फ एक सियासी डिबेट नहीं है बल्कि ये सर्वाइवल की जंग है, ये मुस्तकबिल की ज़मानत है। अब सवाल ये नहीं है कि नए सूबे कब बनेंगे, बल्कि सवाल ये है कि हम में से कौन है जो कदम उठाने की हिम्मत करेगा। पाकिस्तान का मुस्तकबिल हमारे हाथों में है, फैसला हमने करना है। या तो स्टेटस को के अंधेरों में डूबे रहें या फिर नए सूबों की रोशनी में एक नया पाकिस्तान बनाएं। द चॉइस इज आवर्स।